कल सारे राजयोग आपको बता दिए गए थे। प्रैक्टिस किया होगा आपने। और एक चीज ये हमेशा याद रखिएगा कि आप कोर्स कर लिए पढ़ लिए तो फिर उसके बाद आपके जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी या डाउट नहीं आएंगे। हम आपको सक्षम बनाते हैं कि आपके दिमाग में डाउट तो आए, क्योंकि जब कोई चीज का ज्ञान ही नहीं होगा तो डाउट ही कहाँ से आएगा। कुछ चीजें आने लगती हैं तभी डाउट आता। और जिंदगी भर आएगा, जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आपको अपना एक खुद का तरीका विकसित करना पड़ेगा कुंडली देखने का। जब आप ये सोचेंगे कि आप कुछ नियम पढ़ कर के एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। अब जैसे कभी कभी मुझसे लोग सवाल पूछते हैं आमतौर पे, बुध गुरु जी उच्च का है लेकिन अस्त है, बुध वक्री है लेकिन अस्त है। अब इसका अलग अलग फलादेश थोड़े होगा। बुध अस्त है तो अस्त है, उसमें पावर नहीं है, खत्म है। अब वो उच्च का है, वक्री है, कोई मतलब का नहीं है, कोई ग्रहस्थ है तो आपको मतलब अगर आपने अस्त का नेचर समझ लिया कि अस्त है क्या, तो फिर वो वक्री हो, उच्च हो, मित्र राशि में हो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। नियम तो इतने सारे हैं, कहाँ कहाँ से क्या ला पाएंगे, कितना याद कर पाएंगे। और कुंडली देखने का आपको अपना तरीका विकसित करना पड़ेगा। और काफी समय खपाएंगे तब चीजें जा करके एक नजर में पकड़ में आएंगी। गलती करेंगे आप, गलती करेंगे, वहीं से आप अगर पीछे हट गए तो फिर नहीं सीख पाएंगे। शुरू में गलतियां होंगी, आपको लगेगा गलत प्रिडिक्शन हो गया, ग्लानि होगी, अगला बोल भी देगा नहीं ये गलत है, नहीं हो रहा है, लेकिन आपको टिकना पड़ेगा। 10-5 साल का अनुभव लेना पड़ेगा। उसके बाद चीजें आती हैं। जिस चीज में आप समय खपाते हैं ना, वो चीज आगे चल के आपको जरूर अच्छा देती है। अब जैसे अभी क्या है, हमारे जो पहले शुरू वाले बैच के लोग हैं वो भी डाउट भेजते रहते हैं, सवाल पूछते हैं। लेकिन अब मैं जिंदगी भर के लिए थोड़े उपलब्ध रहूंगा कि मैं आपके सारे डाउट हमेशा क्लियर करूंगा। आप कुंडली देख रहे हैं किसी की, आपने देखा, तो अब ये तरीका नहीं है कि आप देखे कुछ बताए तो पहले मुझे भेजेंगे, मैं वेरीफाई करूंगा, तब आप बताएंगे। ऐसा कितने दिन होगा भाई? किसी ने आपसे पूछ लिया शादी कब होगा, देख लिए, अब सोचे लाओ पहले गुरुजी से पूछ लेते हैं। तो सीधे गुरुजी का नंबर दे दीजिए उनको, हमको फीस दक्षिणा उक्षिणा दे देंगे, हम बता ही देंगे सीधे। जो आ रहा गलत सही बताना शुरू करिए। चार चीजें देखेंगे, उसमें दो तो कम से कम सही देखेंगे ही, क्योंकि पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट जान रहे हैं। जब तक खुद से नहीं करेंगे ना, कॉन्फिडेंस कभी आएगा नहीं। हमारे बता देने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और हम कितने दिन बताएंगे ही, और कितने लोगों का बताएंगे। इतने सारे स्टूडेंट हैं, तो हमारे तो पूरी जिंदगी सबकी लोग कुंडली देखें, वो उसका हमसे पहले वेरीफाई कराएं, तो इसी में निकल जाएगा ना। जो भी जैसा भी आएगा, अच्छा बुरा शुरू करिए देखना। दिमाग लगाइए, अगले व्यक्ति को बताएंगे, 10 बातें बताएंगे, 10 कुंडली देखेंगे, 5 में बातें सही आएंगी, तो वो 5 चीज तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हमने जिस तरीके से पकड़ा था ये 5 सही है। फिर धीरे धीरे और 5 जो गड़बड़ हो रहे वो भी सही होंगे। आप सोचे ऑल ऑफ सडन आपका सब कुछ सही होगा? तब जिसने 10 साल प्रैक्टिस किया, 20 साल किया, और आप 2 साल से कर रहे हैं, अंतर कहाँ रह जाएगा? तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेष लगन के बारे में। मेष से लेकर के मीन तक हम स्टडी करेंगे। तो मेष लगन की हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कुंडली। मेष लगन की कुंडली क्या होती है? यह पहली कुंडली होती है। इसी कुंडली को घुमा देने से, रोटेट करने से दूसरी कुंडलियां आती हैं। तो ये जो पहली कुंडली मेष लगन की होती है, इसको काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं। काल पुरुष की कुंडली का मतलब ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है। ईश्वर
किसी आकार में बंधा नहीं है। लेकिन जब हमें ईश्वर को देखने का मन करेगा तो हमें उसे आकार में बांधना पड़ेगा। निराकार को तो हम देख नहीं सकते, निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। लेकिन उस निराकार को देखना है अगर, तो कोई ना कोई स्वरूप बनाना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी। तो हमारे मनीषियों ने ईश्वर के स्वरूप को इस कुंडली से बांध दिया कि ईश्वर यही है। क्योंकि ईश्वर कैसे बनता है, ये जो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश सब मिल जाता है तो सब मिल करके ईश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर अलग नहीं है। वो अग्नि भी ईश्वर का ही स्वरूप है, पृथ्वी भी है, वायु भी है, जल भी है, आकाश भी है। तो इन सबको मिला के जब देखेंगे तो ईश्वर दिखेगा। जैसे आप अभी देख रहे हैं हमारा चेहरा, आंखें देखिए हमारी कितनी सुंदर हैं। जब मैं आंख बोला तो आपका ध्यान कहाँ चला गया? आंख पे। आप क्या देख रहे थे? आंख। मेरी नाक पे देखिए एक बहुत बड़ा तिल है, अब आप नाक देखने लगे। ऐसे हम अलग अलग देखते हैं। लेकिन जब आप संपूर्ण रूप से मुझे देखें, आंख, नाक, कान सब एक में मिला के देखेंगे तो आपके सामने क्या मिलेगा? एक व्यक्ति मिलेगा। पहले आप आंख देख रहे थे, नाक देखे, कान देखे, लेकिन जब पूरा देखेंगे तो एक संपूर्ण व्यक्ति मिलेगा। तो जब हम पूरे ब्रह्मांड को एक रंग में देखते हैं तो वो ईश्वर होता है, वो निराकार होता है। क्योंकि ब्रह्मांड का कोई आकार है ही नहीं, ये एंडलेस है, कहाँ तक है कहाँ से है पता नहीं है, तो निराकार। तो उस निराकार को देखने के लिए, महसूस करने के लिए एक आकार बनाया गया और उसे माना गया ये कुंडली। ईश्वर को यानी पूरे तत्वों को बांट दिया गया। इसलिए आप जानते हैं हर राशि का एक तत्व है, स्वरूप है, गुण है, नेचर है। ये अग्नि तत्व है मेष राशि, ये जल तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है। कुंडली में सारे तत्वों को इकट्ठा कर दिया गया। तो जब सब इकट्ठा हो गया तो क्या बन गया? एक स्वरूप बन गया। तो ये ईश्वर के स्वरूप की कल्पना महर्षि पराशर ने की। उन्होंने माना कि ये जो पहला घर है ये ईश्वर का सिर है, ये ईश्वर का चेहरा है, ये ईश्वर की भुजाएं हैं, ये ईश्वर की छाती है, ये ईश्वर का पेट है, अतड़ियां है, ऐसे मान लिया गया। और उसमें राशियों को भी रख दिए, जिस भाव से जो विचार वही उस राशि से विचार। ईश्वर के 12वां भाव पैर है, 10वां भाव घुटना है, सब इकट्ठा कर दिए तो उसी को बोल दिए काल पुरुष की कुंडली। चूंकि हम उसी प्रकृति के अंश हैं, ये काल पुरुष की कुंडली है, हम उसी के अंश हैं, तो इसी कुंडली से अन्य अंश निकलते हैं। इसी से वृषभ निकलेगा। वृषभ लगन बनाएंगे तो मेष को ही रोटेट करेंगे, मेष को पीछे कर देंगे तो वृषभ लगन बनेगा, मेष को ही आगे पीछे करके हम बनाते हैं। यानी ये ईश्वर का स्वरूप है, इसी में से हम निकल रहे हैं। हम कर्क लगन के हैं तो ईश्वर के इस स्वरूप से चौथा जो भाव है, चौथी जो राशि है वो हमारे पहले आई। यानी हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ईश्वर के हृदय से हुई है। चौथा भाव हृदय है, छाती है। 12वां भाव किसी का मीन लगन हुआ तो वो कुंडली क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ईश्वर के पैर से ये उत्पन्न हुआ है। 12वें भाव से क्या देखते हैं? पैर, काल पुरुष का पैर है और ये लगन में आपके पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप ईश्वर के पैर वाले पार्ट में कहीं पर हैं। हालांकि वह ईश्वर निराकार है, हमने एक कल्पना सिर्फ की है। तो ये मेष लगन की कुंडली का विवरण हम सबसे पहले करते हैं। मेष लगन उनकी होगी जिनकी कुंडली के पहले घर में 1 नंबर की गिनती रहेगी, और जिनका चंद्रमा 1 नंबर की गिनती पे रहेगा उनकी मेष राशि होगी। कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होता है वही व्यक्ति की राशि हो जाती है। 10 नंबर पे है तो व्यक्ति की राशि क्या होगी? मकर। चंद्रमा 6 नंबर पर है आपकी कुंडली में तो आपकी राशि क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा जिस राशि में हो वह व्यक्ति की राशि है, और पहले घर में जो राशि हो वह व्यक्ति की लगन है। लगन मतलब शरीर और चंद्रमा मतलब जहां है वो मन। तो लगन शरीर और मन किस चीज से मिला है ये हम देख सकते हैं। अब अगर किसी का मेष लगन है तो उसका शरीर मेष से बन रहा है, अग्नि तत्व से, और चंद्रमा मान लीजिए उसकी कुंडली में 4 में है तो मन उसका बना है जल तत्व से।
मन भी कई प्रकार से काम करता है। कुछ लोगों का मन बहुत ही जोशीला होता है, अग्नि तत्व वाले लोगों का। जल तत्व वाले लोगों का मन लचीला होता है, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। पृथ्वी तत्व वाले लोगों का मन ठोस होता है, यानी कि दृढ़ता रहती है उनके मन में, वो जल्दी दूसरे से प्रभावित नहीं होंगे। जल तत्व वाले जल्दी मोटिवेट हो जाएंगे। पानी है ना, तो पानी जहां पड़ा उसी का आकार, बाल्टी में रखे बाल्टी हो गया, जग में रखे जग हो गया, मुंह में रखे तो मुंह का आकार हो गया। अग्नि में ऊर्जा होती है, ढीठता होती है, ऊर्ज तो वो ऊर्जावान बनाएगा। पृथ्वी तत्व क्या होता है, दृढ़ होता है, सॉलिड। उसके अंदर सहने की शक्ति अधिक होती है पृथ्वी तत्व के। पृथ्वी तो सब कुछ सहन करती है, उस पे आग जला लीजिए, पानी भर दीजिए, तो पृथ्वी में धारण की शक्ति अधिक है। तो पृथ्वी तत्व की जिनकी राशि है, उनके अंदर धारण सहन करने की क्षमता, सृजन क्षमता अधिक रहेगी। अग्नि तत्व वाले फुर्त ज्यादा रहेंगे, जोशीले मन वाले रहेंगे। जल तत्व वाले लचीले रहेंगे। वायु तत्व वाले अधिक गतिमान रहेंगे, उनकी हर चीज में तेजी रहेगी, उतावलापन रहेगा। तो ये तत्व के आधार पे भी हम निर्णय लेते हैं। तो मेष लगन अग्नि तत्व का होता है, लगन का स्वामी मंगल होता है। अब हम आते हैं भाव के आधार पे फलादेश करने। मेष लगन का स्वामी मंगल होगा तो अष्टम भाव का भी स्वामी मंगल होगा। इस कुंडली में मंगल पहला कारक ग्रह होता है। लग्नेश हमेशा पहला कारक ग्रह बनता है, लगन का स्वामी, कुंडली के पहले घर का स्वामी हमेशा पहला कारक ग्रह। अब चूंकि मंगल की राशि आठवें भाव में भी है, और आठवां भाव हम क्या मानते हैं, बुरा। लेकिन अगर लग्नेश ही आठवें का स्वामी होगा तो हम उसे बुरा नहीं मानेंगे। लग्नेश अगर कोई ग्रह है तो वह कारक ग्रह ही होने वाला है, वह बुरा फल नहीं देगा। बुरा फल तो कोई भी ग्रह दे सकता है अगर पीड़ित है। कुंडली का कोई भी ग्रह अगर पीड़ित है तो वो बुरा फल दे देगा। यहां पर क्या है कि मेष लगन के लिए मंगल शुभ ग्रह रहेगा। भले ही आठवें भाव का भी स्वामी है, लेकिन वह लगन का भी स्वामी खुद है, इसलिए लगन का स्वामी कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, इसलिए अच्छा फल करेगा। लेकिन मंगल से विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। मंगल छठे भाव में बैठेगा तो हम ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे कि आठवें का स्वामी छठे में आया है। कल ही मैंने बता दिया था आपको कि लग्नेश अगर 6 8 12 का स्वामी होगा तो वह विपरीत राजयोग में भाग नहीं लेगा। तो इसमें मंगल विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा। इस कुंडली में धन भाव और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र होता है। द्वितीय और सप्तम भाव का शुक्र स्वामी है, प्रबल मारक में भी आएगा। वह फार्मूला याद करिए, किन किन भावों में से दो भावों का स्वामी, दूसरे, तीसरे, छठे, सातवें, आठवें, 11वें और 12वें भाव में से जो ग्रह दो भावों का स्वामी होता है वो प्रबल मारक है। मारक ग्रह पीड़ित होने पे ज्यादा तकलीफ देगा। मारक मतलब ये नहीं है कोई ग्रह मारक है तो बोलिए मारक आ रहा मरने वाला, नहीं। पीड़ित अगर होगा मारक तो बहुत मारेगा। कैसे मारेगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। मारक में चार याद रखिएगा। मारक ग्रह मतलब ये नहीं है वो आया तो आपके शरीर को ही कष्ट दे। मानसिक कष्ट दे सकता है, आर्थिक कष्ट दे सकता है, सामाजिक कष्ट दे सकता है। सामाजिक कष्ट मतलब अपमान हो गया सामाजिक तौर पे। आर्थिक कष्ट समझ ही रहे हैं, मानसिक समझ ही रहे हैं, शारीरिक भी समझ ही रहे हैं। तो मारक ग्रह चारों में से किसी भी प्रकार से या चारों प्रकार से भी दे सकता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सब प्रकार से कष्ट दे दे। तो शुक्र इस लगन में मारक होता है, लेकिन शुक्र धन भाव का भी स्वामी होता है। तो धन देने का काम कौन करेगा, शुक्र। और सातवें भाव का भी स्वामी है तो विवाह का भी स्वामी वही होगा। शुक्र की दशा में धन और विवाह से जुड़ी हुई घटनाएं घटित होंगी। अगर शुक्र अच्छा है, पीड़ित नहीं है, तो धन देगा, अच्छा देगा, धन बढ़ेगा। शुक्र पीड़ित होगा तो धन से जुड़ी हुई नकारात्मक घटनाएं हो जाएंगी। कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठा है, जिस भाव का स्वामी है, उससे जुड़ा फल देता है।
अगर वह ग्रह कुंडली में पीड़ित नहीं है तो जहां बैठा है, जहां का स्वामी है, उसका फल अच्छा करेगा। ग्रह पीड़ित है, नीच है, 6 8 12 में है, अस्त है, विष नवमांश में है, पाप कर्तरी में है, कई पाप ग्रहों की दृष्टि में है, निगेटिव वाले पॉइंट्स उस पे लागू होंगे, तो जहां बैठा होगा और जहां जहां का स्वामी होगा उन भावों के फलों को बिगाड़ेगा। तो शुक्र यहाँ पे धन और विवाह का स्वामी हो जाएगा। और तीसरे भाव और छठे भाव का स्वामी कौन होता है? बुध। तो बुध भी एक प्रबल मारक है। मेष लगन के लिए शुक्र और बुध प्रबल मारक होते हैं। अगर ये किसी प्रकार से पीड़ित होंगे, नीच अस्त 6 8 12, तो इनकी दशा में ज्यादा तकलीफ मिल जाएगी। चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी होता है, केंद्र स्थान का स्वामी है, लगन का मित्र है, इसलिए चंद्रमा को भी अच्छा ग्रह मानेंगे, कारक ही मान सकते हैं। लगन का मित्र है, पंचम भाव का भी मित्र है, नवम का भी मित्र है। तो चंद्रमा इस लगन में राजयोग बनाता है। कैसे बनाएगा? चंद्रमा केंद्र का स्वामी होगा, मंगल त्रिकोण का, चंद्रमा मंगल एक साथ हो जाएं। चंद्रमा केंद्र का स्वामी है और यहाँ पर गुरु त्रिकोण का स्वामी है, तो गुरु चंद्रमा की युति से बनेगा। गुरु चंद्रमा और सूर्य की युति से देखिए, चंद्रमा केंद्र का स्वामी है ना, और सूर्य कहाँ का स्वामी है? त्रिकोण का। भाई यही बताया गया ना, केंद्र त्रिकोण के स्वामी की युति हो और वे लगन के क्या हो? मित्र हो, तो राजयोग है। तो चंद्रमा भी मित्र है, सूर्य भी मित्र है, लेकिन जब सूर्य चंद्रमा एक साथ होंगे तो अस्त हो जाएगा चंद्रमा ना। केंद्र त्रिकोण के इस योग में क्या होगा? चंद्रमा अस्त हो जाएगा। तो यहाँ पे अस्त ग्रह का प्रभाव किस में मिल जाता है? सूर्य में। तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा सूर्य, लेकिन चंद्रमा की दशा अस्त होने के नाते बिगड़ेगी। तो इसलिए जब भी सूर्य चंद्रमा से देखना हो, जैसे यहाँ भी अगर यहाँ 4 हो, यहाँ 5 हो, धनु लगन में 4 5 6 7, वृश्चिक लगन में, वृश्चिक लगन में चंद्रमा नवम का स्वामी, सूर्य दसम का स्वामी होगा। नवम भाव दसम भाव के स्वामी संयोग करें तो धर्म कर्माधिपति योग बनेगा, राजयोग बनेगा। लेकिन अब सूर्य चंद्रमा है, ये संयोग करेंगे तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? अस्त। तो जब बात सूर्य चंद्रमा से राजयोग बनने की हो तो वहां पे दोनों के साथ होने के बजाय दोनों का क्या होना चाहिए? आमने सामने की स्थिति होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे को देखें या दोनों एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर लें, तब अच्छा राजयोग बनेगा। यहाँ पे सूर्य चंद्रमा राशि बदल लें, आमने सामने बैठ जाएं, तब ज्यादा अच्छा है। साथ बैठने पे सूर्य तो ठीक रहेगा, सूर्य लक्ष्मी स्थान का स्वामी है, विष्णु स्थान के स्वामी का प्रभाव पाएगा, लेकिन चंद्रमा खुद अस्त हो जाएगा। सूर्य अच्छा रहेगा, चंद्रमा बिगड़ेगा। तो सूर्य चंद्रमा जब आएंगे राजयोग की भूमिका में, तो ये आमने सामने हो या राशि परिवर्तन में हो, तब अच्छा काम करता है। फिलहाल मेष लगन के लिए चंद्रमा भी एक अच्छा ग्रह है, अच्छा फल करेगा। सूर्य तो अच्छा करेगा ही, पंचम भाव का है स्वामी। बुध क्या करेगा? तीसरे और छठे भाव का स्वामी है, लगन का मित्र नहीं है, प्रबल मारक है। अगर बुध कुंडली में पीड़ित होगा तो बहुत परेशानी देगा, क्योंकि वह लगन का क्या है? शत्रु है। चंद्रमा अगर अच्छा होगा, अच्छी पोजीशन में होगा, पीड़ित नहीं होगा, तो सामान्य फल देगा। मारक ग्रह अगर पीड़ित नहीं होगा, लगन का शत्रु होता है मारक ग्रह हमेशा, तो वह सामान्य फल देगा। बुरा होगा तो बुरा फल देगा, ध्यान रखिएगा। कारक ग्रह अच्छा होगा तो बहुत अच्छा फल दे देगा अपनी दशा में। मारक ग्रह जब अच्छा होगा तो वो सामान्य फल देगा, ठीक ठाक देगा, बहुत अच्छा नहीं देगा। लेकिन अगर बिगड़ा है तो बुरा ज्यादा करेगा। कारक अच्छा ज्यादा करता है और मारक बुरा ज्यादा करता है। बिगड़ेगा तो बुरा बहुत अधिक करेगा, और कारक जब बिगड़ेगा तो वो भी बुरा करेगा, लेकिन उतना नहीं करेगा, क्योंकि लगन का मित्र होता है। एक आदत डालिएगा, किसी भी ग्रह के फलादेश में हमेशा लगन का मित्र है कि शत्रु है, ये देख लेना, फल तो वही मिलेगा। ये लगन का मित्र शत्रु हम देखते हैं दशा के लिए।
कि उस ग्रह की दशा आएगी तो कैसा देगा। अब किसी की कुंडली में भले बुध यहां मारक है, बुध अच्छा है, स्वाग्रही होके बैठा है, तो बुध का गुण उस व्यक्ति के अंदर अच्छा रहेगा, भले मारक है। बुध कम्युनिकेशन है, बातचीत है, बोलचाल है, ये सब उस व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा रहेगा। मतलब यह है कि बुध की दशा जब आएगी, हर दशा में हमें भोजन करना है, वस्त्र पहनना है, धन कमाना है, नौकरी करना, रूटीन वाले काम तो चाहे जिसकी दशा रहेगी हर दशा में होगा ना। विकास हम हर दशा में करना चाहेंगे ना, ग्रोथ करना चाहेंगे। तो अगर ग्रह लगन का शत्रु है तो उसकी दशा में हम देखेंगे, अगर पीड़ित होगा ना तो विकास अवरोधित होगा, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से उतना ज्यादा कंफर्ट नहीं देगा। कारकत्व तो नहीं बिगड़ेगा भले शत्रु हो। शुक्र स्वाग्रही है, लगन का शत्रु है, मारक है। शुक्र का कारकत्व तो आपको बेहतर मिलेगा, पत्नी अच्छी मिलेंगी, प्रेम अच्छा मिलेगा, जीवन में सुख साधन मिलेगा, ये सब अच्छा मिलेगा। बात है कि शुक्र की दशा अच्छी जाएगी कि नहीं, इसके लिए लगन के साथ मैत्री देखेंगे। शुक्र तो कुंडली में अच्छा है, अगर लगन का भी मित्र है तो दशा में भी अच्छा देगा, अन्यथा सामान्य फल देगा, पीड़ित होगा तो बुरा फल देगा। तो सूर्य इस कुंडली में अच्छा फल करेगा। सूर्य की लगन में उच्च राशि भी होती है। वह ग्रह बहुत अच्छा फल देता है अपनी दशा में जिसकी लगन में उच्च राशि हो। इस कुंडली में सूर्य मेष लगन में उच्च का होता है। सूर्य कहीं भी कुंडली में बैठा होगा मेष लगन में, लेकिन लगन में उसकी कौन सी राशि है, उच्च राशि। तो अगर सूर्य कुंडली में कहीं भी ठीक ठाक होगा ना तो उसकी दशा आपको बेहतर परिणाम देगी ही देगी। सूर्य मान लीजिए यही दूसरे भाव में बैठ गया, धन भाव में, शत्रु राशि में है, लेकिन अब बहुत पीड़ित वगैरह नहीं है, 6 8 12 में नहीं है, नीच नहीं है। शत्रु राशि में होना कोई इतना बड़ा कंडीशन नहीं है कि ग्रह एकदम बिगड़ जाए। अब इसकी लगन में उच्च राशि है, लक्ष्मी स्थान का स्वामी है, बुरे भाव में भी नहीं बैठा है, धन भाव में है। लगन में उच्च राशि होने के नाते सूर्य आपको उच्च स्तर का फल देगा। इसी के अपोजिट एक सिद्धांत है, जिसकी नीच राशि होगी लगन में, उस ग्रह की दशा तकलीफ देगी। मेष लगन में कौन नीच होता है, शनि। तो शनि की दशा इस लगन के लिए अच्छी नहीं होती है। अगर शनि कुंडली में बहुत अच्छा बैठा होगा तब तो काम चलाऊ निकाल देगा दशा। लेकिन शनि चूंकि मेष लगन में नीच का होता है, और शनि मान लीजिए कुंडली में पीड़ित ही है, यहीं पर है, शनि यहाँ है, शनि यहाँ है, शनि छठे में तो अच्छा हो जाता है। शनि का फल छठे में अच्छा होता है, याद रखिएगा, छठे में बढ़िया फल देता है। हालांकि कारकत तो थोड़ा पीड़ित होगा शनि का, लेकिन शत्रुहंता योग बनाने के नाते अच्छा हो जाता है। अब शनि लगन में बैठा है, पीड़ित हो गया, नीच का है, लगन में उसकी नीच की राशि, लगन का शत्रु। अभी शनि की दशा से बहुत उम्मीद ना करिए, जीवन स्टक रहेगा, फंसा फंसा सा रहेगा। अब ये शनि मेष लगन में अच्छा बैठ जाए, यहां बैठ गया अपनी राशि में, स्वराशि का हो गया, तो अब आपको नॉर्मल फल देगा, क्योंकि अच्छा है। अच्छा होने पे इसे नॉर्मल नहीं अच्छा फल देना चाहिए था, लेकिन अच्छा देने के बजाय नॉर्मल इसलिए दे रहा है क्योंकि लगन में उसकी नीच राशि है। खुद अच्छा पड़ गया इसलिए नॉर्मल दे देगा, लेकिन कारकत तो हमेशा अच्छे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि शनि की लगन में नीच राशि है तो शनि कुंडली में उच्च का है तो शनि का कारकत्व बिगड़ेगा, नहीं, कारकत्व अच्छा रहेगा। शनि के कारकत्व में मेहनत है, परिश्रम है, कर्म है, छोटे नौकर चाकर, छोटे लोग, इन लोगों का मदद मिल रहा है, ये सब अच्छा रहेगा। तो इस कुंडली में बुध जो है दूसरा मारक होता है, तीसरे और छठे भाव का स्वामी है करके। और याद रखिएगा उपचय भाव में आता है, 3 6 10 11 कौन से भाव हैं, उपचय भाव। उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में होते हैं तो अच्छा फल करते हैं।
तीसरे का स्वामी छठे में, छठे का तीसरे में, दसम में, एकादश में। 3, 6, 10, 11 उपचय भाव हैं। उपचय भावों के स्वामी उपचय भावों में ही हों तो अच्छा फल करते हैं। उपचय का मतलब होता है वृद्धि की तरफ बढ़ना, वृद्धि करना। अच्छा है तो अच्छा बहुत बढ़ जाएगा, बुरा है तो बुरा बढ़ जाएगा। अब जैसे शुक्र यहीं पर नीच का हो, तो उपचय भाव में शुक्र है, उपचय भाव का ग्रह अपने फल में जीवन भर क्या बनाए रखेगा? वृद्धि, निरंतरता बनाए रखेगा। एक शब्द आसान तरीके से समझे तो वह अपने फल में क्या बनाए रखता है? निरंतरता। अब यहाँ पर शुक्र नीच का है उपचय भाव में, तो ये आपके जीवन में निरंतर नीच के फलों की सप्लाई करता रहेगा। यही अच्छा हो जाता तो निरंतर अच्छे फलों की सप्लाई करता रहता। उपचय भावों में ग्रह जैसा होता है उसका फलादेश निरंतर जीवन में मिलता रहता है। हम वह चीज हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है, और जो चीज व्यक्तित्व का हिस्सा बनेगी तो उसका असर निरंतर रहेगा ही रहेगा। उपचय भावों की एक और बात बताता हूं। कितना लड़ लेंगे आप, कितना संघर्ष कर लेंगे आप, कितना जूझ लेंगे आप, कितनी जल्दी हार नहीं मानने वाले हैं, ये उपचय भाव बताता है। जिसके 4 उपचय भावों में एको में क्रूर ग्रह ना हो, उस व्यक्ति की क्षमता बहुत कुछ नहीं रहती। व्यक्ति हमेशा आराम की तलाश में रहेगा। व्यक्ति सोचेगा लाइफ सेटल हो जाए, एक नौकरी मिल जाए, 50,000 मिल जाएगा तो ठीक है। लाख कमाने की जद्दोजहद फिर नहीं करेगा। लाख पाएगा 2 लाख नहीं, मतलब वो हमेशा जीवन में आराम, बवाल, संघर्ष, स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रेस लेने से दूर रहता है। 4 उपचय भाव हैं। अब ऐसा नहीं है कि चारों में ही क्रूर ग्रह हो जाएं। उपचय भावों में क्रूर ग्रह जो होते हैं व्यक्ति के अंदर संघर्षशीलता भर देते हैं, जूझने की क्षमता, दुख परेशानी सहने की क्षमता बढ़ा देते हैं। चारों में हो जाएंगे तब तो बहुत अधिक क्षमता बढ़ जाएगी, ज्यादा जूझना हो जाएगा। कुछ एकाध में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, वो भी जरूरी है। लेकिन कम से कम 2 में मिले, 1 में मिले, ये भी जरूरी है। कुछ तो संघर्षशीलता होनी चाहिए। बहुत से लोगों को आप देखेंगे जीवन में ना, वो रिस्क लेने से डरेंगे, वो कुछ नहीं रिस्क लेंगे, योजना बनाएंगे, खूब योजना लंबी चौड़ी। दे मेक प्लान्स बट नेवर मेक एनी एक्शन। योजना बनाएंगे, उस पे काम नहीं करेंगे, कुछ एक्शन नहीं लेंगे, डरेंगे, घबराएंगे, रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो उपचय भावों में, इन 3, 4 उपचय भावों में क्रूर ग्रह का होना जरूरी है कि कम से कम 1 या 2 में मिल जाए क्रूर ग्रह। संघर्षशीलता बढ़ जाती है, ऐसे व्यक्ति दिलेर होते हैं। जो संघर्ष किया है ना वही दिलेरी दिखाएगा आपके साथ, लड़ेगा आपके साथ, जूझेगा आपके साथ, क्योंकि उसके अंदर संघर्षशीलता का गुण है। जिसके उपचय भाव शुभ ग्रह खाली बैठे हैं, शुभ ग्रह देख रहे हैं ना, वो दिलेर नहीं है। आपकी तकलीफ में साथ खड़ा होने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। उसको जीवन में बवाल, तनाव, टेंशन नहीं पसंद है, भाग जाएगा, मैदान छोड़ के भाग जाएगा। इसीलिए तीसरे में और छठे में क्रूर ग्रह सबसे अच्छा फल देते हैं। अच्छा, दसम और एकादश से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये दोनों होता है। इन दोनों का क्रूर ग्रह ज्यादा बेहतर करता है, यहां भी करेगा, लेकिन अगर यहां शुभ ग्रह है तो भी चलेगा। लेकिन इन दोनों में क्रूर ग्रह का होना ही माना जाएगा कि आप भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली तो आप शुभ ग्रह के होने से भी रहेंगे, लेकिन लिमिट में रहेगा आपका भाग्य। क्रूर ग्रह के होने से उपचय भावों में आपकी भूख बढ़ती है, किसी भी चीज के प्रति भूख। एक जो अग्नि है आपके अंदर आगे बढ़ने की, मेहनत करने की, एक के बाद दूसरे लक्ष्य को पाने की, उसकी भूख बनी रहती है, सेटिस्फिक्शन नहीं आने देता।
सेटिस्फिक्शन तो आ जाएगा, आप सफल हैं जीवन में, संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति सोचता है कि हाँ चलो दुकान चल गया, ठीक है, आ जा रहा है रोज का, महीने का आ गया 1,50,000 भी संतुष्ट। लेकिन अगला 50, पहले 5,000 नहीं आ रहे थे, अब 50 आ रहा है, 5,000 से 50 की आमदनी बना लिया, संतुष्ट है। लेकिन यही टिकेगा नहीं, उस 50 को अब 60 करेगा, एक करेगा, दो कर्मचारी रखेगा, अब सोचेगा 4 लोग आ जाएं। ये वाली भूख बनाए रखता है क्रूर ग्रह यहाँ पे। जब दो कर्मचारी से 4 कर्मचारी करने जाएंगे तो मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं? भाई दो में जितना किए अब डबल मेहनत, तो वो चीज यहाँ का क्रूर ग्रह ही देता है, वो लड़ना, रिस्क लेना, संघर्ष करना। तो इसीलिए चूंकि इन भावों में संघर्ष के भाव होते हैं ये, तो संघर्ष के ग्रह संघर्ष भावों में ही हो तो ज्यादा ठीक है। उपचय भाव के ग्रह उपचय भाव में हो तो व्यक्ति की लड़ने की क्षमता की वृद्धि होती है। तो 3, 6, 10, 11 के स्वामी 3, 6, 10, 11 में ही हो तो ज्यादा अच्छा है, बेहतर है। तो बुध इस कुंडली में जो है ठीक ठाक फल दे देता है, अगर पीड़ित नहीं है। पीड़ित है तो बुरा भी बहुत अच्छे से करेगा। मंगल, शुक्र का तो हमने देख लिया, मंगल ठीक ही फल देगा। अगर मंगल अष्टम में भी होगा तो भी खराब नहीं मानिएगा, क्योंकि मंगल अपनी ही राशि में है। छठे, 8वें, 12वें भाव में ग्रह खराब तो होता है, लेकिन अपनी राशि में होने पर कोई जो है बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं करेगा। वह नॉर्मल सिर्फ छठे 8वें भाव में होने का थोड़ा सा दुष्प्रभाव डालेगा, लेकिन अपने ही घर में होने पर कोई अपने घर को बिगाड़ता नहीं है। 8वें भाव में मंगल के होने का जो भी दोष होगा, जब वही मंगल अपने घर में होगा तो वो दोष आधे हो जाएंगे, धुंधले पड़ जाएंगे। कारकत्व में थोड़ा सा 8वें भाव में जाने से पीड़ा आएगी। मंगल क्या है? गुस्सा है, ऊर्जा है, अग्नि है। अब अच्छे भाव में है तो गुस्सा आप थोड़ा ज्यादा मैनेज कर लेंगे। 8वें में आप गुस्सा मैनेज नहीं कर पाएंगे, ज्यादा अधीर हो जाएंगे। जब वही अपनी राशि का हो जाएगा तो थोड़ा कम अधीर होंगे, गुस्सा कंट्रोल कर तो नहीं पाएंगे 8वें में है, लेकिन तब भी कुछ हद तक कंट्रोल कर लेंगे, हर जगह तबाही नहीं मचाएंगे, कभी कभी भयानक गुस्सा देगा। तो अपनी राशि का ग्रह जो है वो छठे, 8वें, 12वें में भी एकदम से भाव का फल नहीं खराब होगा, सिर्फ थोड़ा उसमें संताप रहेगा, लेकिन एकदम से नहीं। वैसी ठंडी रहेगी जब इनर पहन के काम चल जा रहा हो, एकदम कड़क वाली ठंडी नहीं। ऐसी गर्मी नहीं रहेगी कि एसी चलाना पड़े, पंखा से जब काम चल जाता है। मतलब थोड़ा तो रहेगा कमी, लेकिन वो कोई रिमार्केबल परेशानी नहीं देगा। नवम भाव और द्वादश भाव का स्वामी गुरु होता है, लेकिन गुरु अच्छा ही फल करेगा, क्योंकि आपके दिमाग में जब भी आए कि एक अच्छे भाव एक बुरे भाव का स्वामी है, तुरंत आपको क्या देखना है? लगन से उसकी मैत्री है कि नहीं। गुरु अच्छे भाव बुरे भाव दोनों का स्वामी है, लगन से मित्रता है, तो लगन के लिए अच्छा फल ही करेगा। शनि एकादशेश और लाभेश दोनों हो जाता है, तो शनि यहाँ पर कर्म और लाभ दोनों का स्वामी है, बताता है जितना कर्म कर लोगे उतना लाभ दे दूंगा। यहाँ पर शनि जब भी दसम भाव और एकादश भाव दोनों का स्वामी होता है तो वह किसी प्रकार का राजयोग नहीं बनाता है। वैसे भी नहीं बनाएगा, लगन का शत्रु है, केंद्र त्रिकोण के साथ में जाएगा तो नहीं बनाएगा। हाँ, धन योग कभी भी बन सकता। अब जैसे मान लीजिए शनि यही स्वाग्रही हो गया एकादश भाव में, तो ये अपने आप में एक धन योग है। क्यों? एकादश भाव लाभ का है, लाभ भाव में स्वाग्रही ग्रह, तो वह ग्रह तो लाभ देगा ही जब अपने ही घर में बैठा है, लाभ देगा, उपलब्धि देगा।
अच्छा, लाभ भाव से आप समझते क्या है? धन और लाभ का अंतर जानते हैं? शुभ और लाभ पढ़े होंगे बहुत बार। वैसे धन और लाभ में अंतर है। कुछ लोग लाभ का मतलब समझ लेते हैं कि उनको धन मिल गया वो लाभ है। आप 10,000 सोच रहे हैं, मिले, मिल गया वो लाभ है, ये इसको नहीं बोलते हैं लाभ। यहां पर लाभ होता है उपलब्धि पाना, इच्छाओं की पूर्ति होना। आप घर बनाना चाह रहे हैं, घर बन गया, तो घर आपकी एक उपलब्धि हुई कि नहीं? आप उपलब्धि किसे समझते हैं बाल कृष्ण जी की? राष्ट्रपति आपको आए और गले में पहना करके पदक और सम्मानित करें, राष्ट्र और भारत रत्न मिले, वो उसे उपलब्धि नहीं कहते हैं। आप एक लैपटॉप खरीदना चाह रहे हैं, लैपटॉप खरीद लिए तो वो आपकी एक उपलब्धि हुई, आपके जीवन में जुड़ गई। आप घर लिए, एक उपलब्धि हो गई, गाड़ी लिए, उपलब्धि हो गई। तो ये जो हम जीवन में अपने डेली रूटीन में इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं, वो होता है एकादश भाव उपलब्धियों का। आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे, हो गया, तो ये आपकी उपलब्धि हुई। अच्छे कॉलेज में एडमिशन की उपलब्धि मिली ना। ये सब उपलब्धियां होती हैं। आप विवाह करना चाह रहे हैं, विवाह हो गया, तो बताइए, विवाह हो गया तो विवाह का लाभ मिल गया कि नहीं? जब तक नहीं हुआ है लाभ मिला नहीं। आप संतान चाह रहे हैं, संतान हो गया। अब जिसको संतान हुआ तो क्या आप उसे बोलेंगे ना कि आपको संतान लाभ हुआ? तो लाभ मतलब कुछ लोग है ही समझते हैं नगद नारायण, वही नहीं होता। लाभ मतलब कोई भी चीज आपको मिल रही है जो पहले नहीं थी, अब मिली, कुछ पूरा हुआ, इच्छा मनोकामना, उसको लाभ बोलते हैं। अब लाभ भाव अच्छा होता है तो चीजें आसानी से पूरी होती हैं, चीजें अच्छी मिलती हैं, दुरुस्त मिलेंगी, मनोकामनाओं की सिद्धि जल्दी होगी। तो शनि यहाँ कर्म और लाभ भाव का स्वामी हो जाता है। फिलहाल अब हम आ जाते हैं ग्रहों पे। मेष लगन में सूर्य किन भावों में अच्छा बुरा फल देगा? क्या फल देगा इस पे हम अभी नहीं चर्चा करेंगे। अभी हम जब लगन का विश्लेषण कर हो जाएंगे तो हर घर में सूर्य का, चंद्रमा का, सभी ग्रहों का अलग से फल पढ़ेंगे। मेष लगन के लिए एनालिसिस करिए, सूर्य कहाँ अच्छा कहाँ बुरा। सूर्य लगन में अच्छा, क्योंकि उच्च का, लगन का मित्र, लगन में उच्च का। तो सूर्य द्वितीय भाव में अच्छा, क्योंकि लगन का मित्र, त्रिकोण स्थान का स्वामी, लक्ष्मी स्थान का स्वामी धन में आया है। अब लक्ष्मी जी धन में आ जाए, तिजोरी में आ जाए तो अच्छा है ना। अब ये शुक्र की राशि में है, शुक्र किस चीज का ग्रह है? वैभव का। काल पुरुष के अनुसार शुक्र धन भाव का स्वामी भी होता है, तो अच्छा है। लगन का मित्र है इसलिए अच्छा फल देगा। चूंकि शत्रु राशि में है तो हो सकता है थोड़ी कमी रहे, 100 रुपया भेजे तो 1 रुपया जीएसटी काट ले, लेकिन देगा अच्छा ही। तृतीय भाव में सूर्य का अच्छा फल आएगा ही, क्रूर ग्रह उपचय भाव में अच्छा फल करेगा। चौथे भाव में सूर्य ग्रह का कैसा फल होगा? बहुत अच्छा नहीं, बुरा भी नहीं, क्योंकि लगन का मित्र है तो तड़पाएगा नहीं। लेकिन थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ इसलिए है, चौथा भाव किस चीज का है? परिवार का है, पारिवारिक माहौल है, आपका घर है। तो घर में, परिवार में सूर्य क्या है? अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व का ग्रह थोड़ा परिवार में क्या रखता है? कलह रखेगा, अवसाद रखेगा, तनाव रखेगा, पहला कारण। दूसरा कारण, सूर्य अग्नि है और यहाँ पे कौन सी राशि होती है? पानी। कर्क राशि जल तत्व है ना, मेष लगन में चौथे भाव में जल तत्व। तो यहाँ पे मिला जुला असर देगा सूर्य। मेष लगन में चौथे भाव में मिला जुला असर रहेगा। पंचम में तो अच्छा देगा ही, स्वराशि का रहेगा। छठे भाव में सूर्य कैसा फल देगा? क्रूर ग्रह है, छठे में ठीक है, शत्रुहंता योग बनाएगा, लेकिन कारकत्व पीड़ित होगा। कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में जाएगा तो कारकत्व पीड़ित करेगा। अब सूर्य अपनी राशि का तो है नहीं यहाँ पर कि अच्छा हो जाए। 6, 8, 12 में भी ग्रह अपनी राशि का होता है तो लगभग लगभग अच्छा होता है, थोड़ा बहुत कमी रह जाती है। अब यहां पर ना तो सूर्य की
अपनी कोई राशि है ना, राशि अच्छा है ना भाव अच्छा है, तो सूर्य का कारकत्व पीड़ित होगा। सूर्य के कारकत्व मतलब सूर्य से क्या देखते हैं, आत्मविश्वास देखते हैं, पिता को देखते हैं, यश प्रसिद्धि मान सम्मान। तो छठे में होने के नाते वो कोई बहुत अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन छठा भाव शत्रु का भी है, तो क्रूर ग्रह छठे में होता है तो शत्रु को खत्म करता है, तो शत्रु बाधा वगैरह से भी बचाएगा। बहुत पहले हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया था, क्रूर ग्रह जिस भाव में होता है उस भाव से जुड़े सजीव पक्ष की हानि करता है। बताए थे ना, ग्रहों की दृष्टि के समय ही बताए थे। ग्रहों की दृष्टि जब बता रहे थे, क्रूर ग्रह भाव में हो, भाव को देखे तो सजीव पक्ष में परेशानी करेगा। शुभ ग्रह क्या करता है, सजीव निर्जीव दोनों को अच्छा करता है। तो इस छठे भाव का सजीव पक्ष बताइए। शत्रु, शत्रु तो सजीव चीज होंगी ना। आपका विरोधी, आपका शत्रु, तो क्रूर ग्रह होगा तो ये उसे परेशान करेगा, आपके शत्रु को परेशान करेगा। अब यहां से जो निर्जीव चीज है, शारीरिक अंग है, वहां पर तो दिक्कत देगा क्रूर ग्रह। इसीलिए छठे का क्रूर ग्रह थोड़ा रोगी बना के रखता है। छठे भाव से आंतों को देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया तो थोड़ा परेशानी रखता है, लेकिन शत्रुअंता भी बनाएगा। यानी सूर्य का फल अभी हमें लगभग लगभग ठीक मिला है। एक नॉर्मल फल मिला है चौथे भाव में, और एक छठे भाव में नॉर्मल। कुछ चीजों के लिए अच्छा है, कुछ के लिए खराब है। बहुत यश प्रसिद्धि मान सम्मान बड़े स्तर का नहीं ले जाएगा, नॉर्मल लाइफ देगा। नॉर्मल लाइफ देगा, नॉर्मल शत्रु रहेंगे आपके, नॉर्मली आप उनसे निपटेंगे। सातवें भाव में सबसे बुरा फल देगा। मेष लगन में सूर्य का सबसे बुरा फल कहाँ आता है, सातवें भाव में, क्योंकि नीच का होता है। एक तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार भी नीच का है, और नीच राशि भी पाता है। आठवें में, आठवें में भी मिला जुला रहेगा, सूर्य 6 8 12 में जाएगा तो कारकत्व तो पीड़ित होगा। मान सम्मान यश प्रसिद्धि बहुत बड़े स्तर की नहीं मिलेगी, लीडरशिप क्वालिटी नहीं रहेगी, व्यक्तित्व आपका उतना ओजस्वी नहीं रहेगा। आप चार लोगों के सामने खड़े हो जाएं, सूर्य अच्छा हो ना तो आप चार लोगों के सामने रहें, चार लोगों के बीच में रहे ना, तो वैसे आपका दबदबा बना रहता है। सूर्य 6 8 12 में है तो दबदबा नहीं बना रहता है। दबदबा मतलब ये नहीं है कि आप कूद के सर पे बैठ के पीट पाट देंगे, गुंडई करेंगे। एक औरा होती है, तेज होता है, आभा मंडल होता है। सूर्य अच्छा होगा ना, आप जहां चार लोग हैं कुछ काम कर रहे हैं, जब आप खड़े हो जाएंगे, लोगों के अंदर भय आएगा, सहम जाएंगे लोग। उनको लगेगा कि कोई बहुत योग्य दमदार व्यक्ति आ गया, अभी डांट ना दे। सूर्य गड़बड़ होगा ना, आप लोगों को डांटते रहिए, आपकी डांट का फर्क ही नहीं पड़ेगा। बच्चों को अपने डांटिए, नहीं आपके बच्चे आपसे नहीं डरेंगे सूर्य अच्छा ना हो। सूर्य अच्छा होगा तो आपका दबदबा वही बना रहेगा। बच्चा भी आंख ऐसे करके देखने से सारी बात समझ जाएगा, तिरछा देखने से कि भगो पिटाई होने वाली है, या बात मान लेगा बिना कहे। सूर्य नहीं अच्छा है तो वो जो एक इम्प्रेसिवनेस होता है, इम्प्रेशन जो आपके हैं हाव भाव, वो इम्प्रेसिव नहीं हो पाते हैं। सूर्य अच्छा होता है तो आपके इम्प्रेशन इम्प्रेसिव हो जाते हैं, हाव भाव ये सब इम्प्रेसिव हो जाता है, तगड़ा हो जाता है। तो 6 8 12 में थोड़ी सी कमी रहेगी। तो सूर्य जो है अष्टम में ठीक ठाक है, बहुत ठीक नहीं है, मतलब हाई क्वालिटी नहीं है। आत्मिक गुणों का बहुत पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा नहीं करेगा। सूर्य से ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखते हैं। नवम में अच्छा, दसम में अच्छा, एकादश में अच्छा, 9 10 11 में सब अच्छा फल देंगे हर ग्रह।
शत्रु राशि में होने के बावजूद भी अच्छा फल देगा। दसम भाव एक ऐसा भाव है जहां पर सूर्य सबसे एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। सूर्य मंगल तो दसम में सबसे तगड़ा फल देते हैं। कर्म वाले भाव में आग वाले ग्रह आ जाएं, ऊर्जावान ग्रह आ जाएं तो अच्छा ही है। तो 9 10 11 में अच्छा देगा, 12वें में सूर्य भाव से खराब है, राशि से थोड़ा अच्छा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छा फल नहीं बोलेंगे। सूर्य आग है और मीन राशि क्या है, जल है। आग वाला ग्रह जल में है, पहली चीज। दूसरा, 12 में जाने से वही सूर्य के जो हैं करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बहुत इंप्रेसिव नहीं हो पाते हैं। 12वें के सूर्य होने से जातक का पिता से जीवन में कई बार झगड़ा भी होता है। वो हो सकता है अपने कारण से ना हो, किसी अन्य कारण से हो जाए, बीवी के कारण से हो गया, माँ के कारण से हो गया, खुद का कोई इशू ना हो, किसी परिवार के दूसरे सदस्य के इशू से हो जाए। तो मेष लगन में अगर सूर्य 6 8 और 12 में जाता है तो संतान को लेकर के भी प्रथम दृष्टया साधारण समस्या बनेगी, क्योंकि सूर्य संतान भाव का स्वामी है। तो किसी भी भाव का स्वामी 6 8 12 में जाता है तो भाव के फल में कमी आती है। अब हम इस भाव में बैठा ग्रह दृष्टि और संतान के लिए बृहस्पति कारक है, उसको भी देखेंगे। वो भी मान लीजिए गुरु अष्टम में है, सूर्य 12 में है। अब संतान का स्वामी भी गलत जगह, कारक भी गलत जगह, तो अब दिक्कत करेगा। संतान देर से होना, विलंब से होना, ना होना, मिसकैरेज होना। चंद्रमा कहाँ कहाँ अच्छा फल देगा, लगन में अच्छा देगा, द्वितीय में अच्छा देगा, तृतीय में अच्छा देगा, लेकिन वो आराम पसंद जीवन देगा। तीसरे का चंद्रमा, तीसरे में शुभ ग्रह, मतलब व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा कंफर्ट जोन ढूंढता है। कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं है कि कोई गद्दा बिछा दे और एसी चला दे सो जाऊं। रिस्क टेकिंग नहीं होता है, ज्यादा बवाल नहीं। एक सिंपल स्ट्रेट सोचने वाला, पढ़ाई कर लूं, ये डिग्री, एक अच्छी नौकरी मिल जाए, सेटल हो जाऊं। अच्छी नौकरी ले लिया, सेटल होके जिंदगी, नो रिस्क, नो एडवेंचर। तो फिलहाल अच्छा फल दे देगा चंद्रमा यहाँ पर, तो अच्छा देगा ही, स्वाग्रही है, पंचम में भी अच्छा देगा, 6 8 12 में खराब देगा। तो मेष लगन में सूर्य सबसे ज्यादा बुरा कहाँ होगा, सप्तम में। चंद्रमा सबसे ज्यादा बुरा कहाँ होगा, अष्टम में। एक तो नीच का होगा, वो भी भाव कौन सा होगा, 8वां होगा। भाव भी बुरा, राशि भी बुरी। 7वें में अच्छा देगा, नवम में, दसम में, एकादश में अच्छा, 12वें में बुरा। यानी मेष लगन में चंद्रमा 6 8 12 में प्रतिकूल होता है, 8वें में सबसे ज्यादा होता है। 8वें का चंद्रमा मेष लगन में तनाव, डिप्रेशन, अरे भाई चंद्रमा पीड़ित होगा तो चंद्रमा का एलिमेंट गड़बड़ होगा। छठे में रहेगा चंद्रमा तो शत्रुओं से आप बिल्कुल नहीं निपट पाएंगे। यहां जितना क्रूर रहेगा, जितना बलशाली, उतना ठीक। चंद्रमा तो बहुत छोटा सा प्लानेट है, ऊपर से इसकी गति भी बहुत छोटी है, हर 2 दिन में बदल जाता है, 2 2.5 दिन में। तो चंद्रमा यहां रहेगा तो शत्रुओं से नहीं निपट पाएगा। शत्रु से निपटने के लिए क्या चाहिए, कलेजा। जानते हैं ललित जी, आधा जो है ना व्यक्ति का हिम्मत और कलेजा उसको विजय दिलाती है। आप हमारे सामने आ जाइए, हम बहुत तगड़े हैं और आप दुबले पतले हैं, लेकिन आपके दिमाग में है इसको डराएंगे, आ जाओ, भले दुबले पतले हैं, रोज मार करते हैं, रोज लड़ाई करते हैं, तो हमारे दिमाग में आएगा ना, भैया कुछ तो है अंदर दम, तभी तो ललकार रहा है इतना दुबला पतला होकर के। आधा तो लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है, जैसे हम पुरुष लोग जब गुस्सा करते हैं ना तो आधा बनावटी करते हैं,
घर में है, कहीं भी है ना, दिखाएंगे कि अब एकदम आग बबूला है, अब तहस नहस कर देंगे। आर पार की लड़ाई, सिर्फ आधा डराने के लिए, कि डर के मारा मारे जो है मामला सुधर जाए, आदमी सुधर जाए। आधा बनावटी डरवाते हैं, आधा गुस्सा रहता, आधा उसमें इंक्रीज करते हैं। नहीं कुछ मिलेगा तो कहेंगे अब अपना ही ऊपर जो है गुस्सा होके सिर पटकने लगेंगे। कुछ लोगों को हम देखें वो अपना कपड़ा फाड़ देंगे, सामान फेंक दिखाएंगे कि अब तो इतना गुस्सा लगा है कि अभी हम पृथ्वी और तभी फोड़ फाड़ के जो है अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे, ताकि अगला व्यक्ति डर जाए। उस डर जाए, वो आधा शांत हो जाए। तो जब क्रूर ग्रह होता है ना, तो वो भले हल्का हो लेकिन वो ये चीज दिखा ले जाता है। बाद में भले पिट जाए लेकिन लड़ने के लिए तैयार रहेगा। चंद्रमा वो नहीं कर पाता है। चंद्रमा कोमल ग्रह है, बहुत कोमल है। और लड़ने के लिए कोमलता नहीं, क्रूरता चाहिए सुरेश जी। कोमल भाव लेके आप किसी से नहीं लड़ पाएंगे। कोमल भाव में तो प्रेम व्यक्त होता है ना। इसीलिए आप हमेशा देखिए, एक बहुत अच्छा प्रसंग में पहले भागवत कथा करता था तो कहता था, ये एक नियम है संसार का। गुस्से में व्यक्ति कभी भी शांत हो ही नहीं सकता। गुस्से में व्यक्ति हमेशा चीख के ही बात करेगा, चिल्ला के ही बात करेगा। आपको कभी गुस्सा आ जाए आपके हस्बैंड के ऊपर और जाके गुस्से में बहुत प्यार से बोलिए, हो ही नहीं सकता। गुस्से में हमेशा आवाज चीख के और टेढ़ी ही निकलेगी। कोई गुस्से में प्यार से बोल के दिखा दे, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। जब आप प्यार से बोलेंगे जाके और गुस्से में, तो कहाँ गुस्सा है। जब भी एग्रेशन आता है ना, तो वाणी की आवाज बढ़ जाती है। ये गुस्से का नियम है। कोमलता अगर है तो गुस्सा नहीं रहेगी। तो चंद्रमा कोमल ग्रह है, तो ये एग्रेशन दिखा ही नहीं पाएगा। अब आप उस आदमी से भिड़ गए जिसके यहाँ पे क्रूर ग्रह है, और आपके यहाँ चंद्रमा बुध बैठा है, कोमल ग्रह बैठे हैं। अब कोमल वाला गया है उस क्रूर वाले से लड़ने, जाके कह रहा बहुत प्यार से, हे भैया हम तुमको मार देंगे। अगला डरेगा? नहीं डरेगा, मजाक समझ के चला जाएगा। तो ये चंद्रमा और बुध यहाँ पर कोमलता लिए बैठे हैं। ये शत्रु से टकराने जब जाएंगे तो बहुत प्यार से बोलेंगे। अगला डपट देगा, रोके चले आएंगे, अरे भैया हम तो गए, थोड़ा दिखाए गुस्सा, वो पांचवें गियर में बोल दिया। जब कहीं प्रेम होगा, अब इससे अलग हटके, वो उदाहरण हमारा पूरा नहीं हुआ था। जहां प्रेम होगा ना, वहां पर आदमी बहुत धीमे बोलेगा, आराम से बोलेगा, और अगला व्यक्ति समझ जाएगा। प्यार में देखिए लोग इशारों में बात कर लेते हैं, बोलना ही नहीं पड़ता है। हो जाता है ना, प्रेम में इशारों में बात हो जाती है। आपकी मुस्कान आपके प्रेम को सामने वाले को समझा देती है। मुस्कान आपकी बात सामने वाले को प्रेम व्यक्त कर देगी। एक पिता का बालक के प्रति हो प्रेम, पुत्री का पिता के प्रति, पिता का पुत्री के प्रति, पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम जो है ना, वो बहुत इशारे, बच्चा भी आपका समझ जाएगा। जब आप उससे प्रेम से बात कर रहे हैं, इशारे ही करेंगे वो समझ जाएगा। बच्चा भी ऐसे जाएगा तो एक प्रेम में दूर से ही ऐसे पप्पी दे देगा, पापा बोल के। प्रेम होने पर प्रेम की भाषा धीमी क्यों हो जाती है और क्रोध की भाषा उग्र क्यों हो जाती है? जानते हैं? क्योंकि जहां प्रेम होता है ना, वहां दोनों के हृदय समीप आ जाते हैं। बॉडी दूर भले है, हृदय समीप आ गए हैं, इसलिए धीरे से व्यक्ति प्रेम से बोलता है, अगला व्यक्ति समझ लेता है। प्रेम में हृदय जुड़ते हैं, और क्रोध में व्यक्ति देखिए पास पास होते हैं दो लोग, बहुत सबने देखा होगा। और किसने, जिसकी शादी हुई है वो तो देखा ही है ना, हर दूसरिया तीसरिया देखता होगा।
पास पास रहते तब भी ऊंची आवाज में बात करते हैं। 5 दिन से कह रही हूं ये चीज, ये ऑर्डर कर दो, मंगा दो, हमारे लिए समय नहीं और दुनिया भर के लिए समय है। पास में ही है, लेकिन यही बात धीरे से भी बोली जा सकती थी। 5 दिन से आपसे कह रहे हैं, एक ऑर्डर नहीं किए हैं, कर दीजिए, नहीं होगा। गुस्से में ऐसे बात निकलेगी ही नहीं। गुस्से में व्यक्ति के शरीर तो पास होते हैं, लेकिन हृदय क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। ये जो तेज और धीमा बोलना होता है ना, ये सारा हृदय का खेल है, भावनाओं का खेल है। जब आपकी भावनाएं मिलती हैं, हृदय पास होते हैं ना, तो आवाज अपने आप धीमी हो जाती है। और जब हृदय नहीं मिलता है, हृदय की दूरी होती है ना, तो पास होने पर भी व्यक्ति तेज बोलता है, उसको लगता है अगला व्यक्ति नहीं सुन पाएगा, जबरदस्ती सुनाता है। समझे? तो इसीलिए गुस्सा आने पे आदमी तेज बोलता है, हृदय दूर हो जाता है। तो क्या हम लोग देख रहे थे चंद्रमा को? चंद्रमा और बुध यहाँ अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। बुध चूंकि स्वाग्रही होगा तो चंद्रमा से कुछ अच्छा दे देगा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। शत्रु से निपटाएगा नहीं तो शत्रु बनाने से बचा लेगा, क्योंकि उच्च का है, अपने घर का है, तो बच बचा के रास्ता निकाल लेगा। चंद्रमा कहाँ कहाँ बुरा फल देगा? 6, 8, 12 में, सबसे बुरा 8वें में। मंगल को देखते हैं, मंगल लगन में तो अच्छा फल ही देगा, स्वाग्रही है। द्वितीय में भी अच्छा फल देगा, बहुत बुरा नहीं देने वाला है, क्योंकि लग्नेश है। लगन का ही तो धन होता है, सारे भाव किसके होते हैं? लगन के ही। अब मंगल धन भाव में जब बैठेगा तो धन देगा तो किसे देगा? अपने ही घर को देगा। अब चूंकि शत्रु राशि में है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी जो देगा अच्छा देने का प्रयास करेगा। तीसरे में तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। उपचय भाव में क्रूर ग्रह, मेहनती, पुरुषार्थी, संघर्षशील बना दिया। चौथे में गड़बड़ फल देगा, क्योंकि नीच का हो रहा है। नीच का ग्रह अच्छा फल नहीं देगा, कभी भी नोट कर लीजिए। नीच भंग हुआ रहेगा तो नीच भंग राजयोग बनेगा, धन सुख साधन वैभव के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कारकत तो बिगड़ेगा। नीच भंग होने पे ये मत समझिएगा कि मंगल का नीच भंग हो गया, बड़ा सुंदर हो गया, नहीं। कारकत्व तो गड़बड़ रहेगा। मंगल से गुस्सा, एग्रेशन, एनर्जी देखते हैं, उसका आप दुरुपयोग करेंगे, भाई से संबंध खराब होगा, मांसपेशियों में परेशानी, दिक्कत आएगी। नीच भंग हुआ है तो वो अलग मैटर है, धन सुख साधन वैभव दे देगा, गाड़ी दे देगा, घर दे देगा, रुपया देगा, फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, लेकिन अपने कारकत्व से संबंधित चीज का नीच भंग नहीं होता है। तो मेष लगन में मंगल का सबसे बुरा फल कहाँ आ रहा है? चौथे भाव में, नीच के होने के नाते। पंचम में ठीक फल देगा, छठे में भी ठीक दे देगा। चूंकि लग्नेश होकर के छठे में गया है, एक चीज, एक फार्मूला याद रखिएगा। जो ग्रह जिस भाव का स्वामी होके जहां जाता है उसके अधीन होता है। आप मामा के घर जाएंगे तो मामा के घर जब तक है तब तक ननिहाल के अधीन है। ससुराल चले गए तो अब ससुराल के अधीन है। खाना पानी स्नान वस्त्र सब वहां के हिसाब से होगा। जो ग्रह जहां जाता है जिस भाव में उसके अधीन होता है। आप हमारे घर में आएंगे तो हमारे अधीन होंगे। आप अपने घर पे जो सुविधा भोग रहे थे, उसी क्रम में सुविधाएं यहां हो सकता है ना मिले, अलग मिले। आप हमारे अधीन होंगे, हमारे घर आकर के हम आपका सर भी फोड़ सकते हैं। भाई हमारे घर में है, हम शेर हैं। तो जो जिसके घर में जाता अधीन होता है। तो लग्नेश यहाँ पर छठे भाव में आएगा तो लग्नेश का फल तो गड़बड़ होगा, लेकिन छठे भाव में क्रूर ग्रह वाला जो फल है वो अच्छा रहेगा। संघर्षशील, मेहनती, पुरुषार्थी, शत्रुहंता बनाएगा। लेकिन लग्न मतलब शरीर है, छठा भाव रोग का है, तो रोग के अधीन हो रहा है। रोग, ऋण और शत्रुओं से आप घिरे रहेंगे। अब चूंकि लग्नेश का फल है, लग्नेश का फल क्या है? लग्नेश छठे में जाए, लग्न माने शरीर, रोग ऋण शत्रु में फंसा,
लेकिन चूंकि मंगल है तो अब मंगल का फल खाली लीजिए, किस भाव का स्वामी है वो हटा दीजिए। मंगल शत्रुहंता बनाता है, तो शत्रुहंता हो गए, शत्रु से मुक्ति पाते रहेंगे। रोग तो रहेगा, क्रूर ग्रह सजीव पक्ष की हानि करता है, तो शरीर के अंगों में पीड़ा देगा। तो अच्छा बुरा दोनों मिलता है मंगल के छठे में जाने से। सातवां ठीक, आठवां ठीक, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां भी बहुत ठीक नहीं है। अष्टम भी ठीक ना होता, लेकिन चूंकि अपनी ही राशि में होगा ना, तो इसलिए काम चलाऊं है। अच्छा नहीं देगा, ग्राफ ऊपर नहीं उठाएगा, नीचे भी नहीं ले जाएगा। चूंकि आठवें में मंगल बुरा तो होता है, लेकिन राशि अच्छी मिली है, तो भाव से बुरा राशि से अच्छा, तो बैलेंस बना के चलेगा। ठीक है, मंगल हो गया। बुध को देखिए, बुध लगन में अच्छा फल नहीं करेगा, मारक ग्रह है, शत्रु राशि में आ गया लगन में, नॉर्मल फल करेगा। जरा सा भी अब मान लीजिए अस्त हो गया, कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि आ गई इसके ऊपर, अब ये बुरा फल देने लगेगा। जब तक नॉर्मल है तब तक नॉर्मल फल दे देगा। जरा सा भी पीड़ित हुआ, चूंकि मार्केश है, लगन का शत्रु है, जरा सा भी पीड़ित होने पे दिक्कत उत्पन्न करेगा, बुध का कारकत्व तो बिगड़ जाएगा। तो लगन में बुध, मेष लगन में बुध लगन में पहले घर में बहुत ठीक नहीं है, दूसरे में तो और गड़बड़ है। क्योंकि दूसरे भाव में गया है बुध, कहाँ गया है? धन में। और स्वामी कहाँ का है? कर्ज का। कर्ज वाला कहाँ जाके बैठ गया? आपकी तिजोरी में। तो छठा भाव आपके धन भाव में आ गया। ओ, शत्रु आपका धन छीन सकता है, कर्ज आदार आप रहेंगे। जिस भाव का स्वामी होके जहां जाता है, दोनों के फलों को मिला लेते हैं। कर्ज भाव का स्वामी गया है, और वो भी क्या है? लगन का शत्रु है। तो ये आपका धन है, बैंक बैलेंस है, आपके पास जो पैसा है, जो लिक्विडिटी है, उसमें भूमिका कर्ज की, लोन की होगी। आप कर्जदार होंगे, चाहे द्वितीय का स्वामी छठे में आए, चाहे छठे का द्वितीय में जाए, वो अलग से हम लोग पढ़ेंगे कर्ज वगैरह, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा दिमाग में मैं आपके डालने का प्रयास कर रहा हूँ। तीसरे में अच्छा फल देगा, स्वाग्रही होगा, ठीक है, अपने घर का रहेगा, उपचे भाव का स्वामी उपचे भाव में, तीसरे में बढ़िया फल। चौथे में भी वही है, ठीक ठाक, लेकिन चौथे में क्या होगा? चौथे घर से क्या देखते हैं? भूमि, भवन, वाहन। और ये क्या है? कर्ज। कर्ज वाला मालिक आपके आके वाहन पे बैठा है, भूमि पे, भवन पे। छठे का स्वामी यहां देख के आप आराम से बोलिए, भूमि, भवन, वाहन, मकान वगैरह आपका जो है, लोन वगैरह लेके चले, कर्ज पे चले, ईएमआई वगैरह बने, बिना उसके काम ना हो, इस बात की संभावना ज्यादा। वो व्यक्ति बोलेगा कि हाँ, घर लोन पे था, कार लोन पे लेना पड़ा। एक होता है कार लोन, सब लोग लेते हैं, एक होता मजबूरी में लेना, एक होता बस ले लिए। 50 लाख की कार लेनी है तो है उनका बजट, दे दिए, 40, 10 फाइनेंस करा लिए, सिविल वगैरह ठीक रहे वैसे करा लिए, 1 साल का सिर्फ बनवाए। एक होता है मजबूरी में लिए, 7 साल 10 साल की किस्त बनवा रहे हैं, 20 लाख की कार में 4 लाख दे के ला रहे, तो वो मजबूरी वाला कर्ज हुआ। तो जब छठे का स्वामी चौथे में जाता है, तो मजबूरी वाला देने का प्रयास करेगा। चौथा भाव माता का है, माता को रोक देगा। तो बुध पंचम में ठीक ठाक देगा, छठे में भी ठीक ठाक देगा, शत्रुहंता नहीं बनाएगा, सप्तम में भी ठीक ठाक देगा, लेकिन पत्नी को रोगी बनाएगा, जीवन साथी को रोगी बनाएगा, पति को रोगी बनाएगा। क्योंकि रोग का स्वामी ही तो जा रहा है पति भाव में। अष्टम भाव में ठीक फल देगा, विपरीत राजयोग बना लेगा। नवम में भी ठीक ठाक फल देगा, थोड़ा सा भाग्य की बाधा उत्पन्न करेगा। शत्रु आपके भाग्य में बाधा उत्पन्न करते रहेंगे, या कभी भाग्य में आपकी बीमारी बाधक बनेगी। रोग ऋण शत्रु आपके भाग्य में बाधक बनेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा तो बीमार रहेंगे। पता चला कि जिस दिन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देना था, उसी दिन जो है पैर में चोट लग गई।
क्योंकि ये भाग्य है और ये अवरोध का भाव होता है। दसम भाव में गया, ठीक ठाक फल देगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल वगैरह के पेशे में है तो अच्छा है। रोग देखते हैं ना, तो रोग माने मेडिकल लाइन में है, अच्छे हैं। विवाद की चीज देखते हैं, एकादश में अच्छा। द्वादश भाव में सबसे बुरा, मेष लगन में बुध सबसे बुरा होगा, 12वें भाव में नीच का होगा। बृहस्पति को देखें, लगन में अच्छा फल, द्वितीय में अच्छा फल, तृतीय में अच्छा, चौथे में एक्सीलेंट हो ही जाएगा, उच्च का है, पंचम में अच्छा, छठे में ठीक ठाक, अच्छा नहीं, ठीक ठाक, मतलब नॉर्मल, बहुत ठीक फल नहीं देगा। क्योंकि आपका भाग्य आकर के फंस रहा है, ये भाग्य का स्वामी है, आके फंसा। तो भाग्य में अड़चने, यानी भाग्य आपका एकदम फेयर एंड लवली नहीं रहेगा। कोई भी काम किए तड़ाक से नहीं होगा, भाग्य में क्या बाधाएं रहेंगी। पहली बार में एकदम नीट एंड क्लीन नहीं होगा, लेकिन दूसरी बार में हो सकता है बहुत बढ़िया हो जाए। तो नवम भाव के स्वामी के रूप में जीवन में भाग्य रुक रुक के, ठहर ठहर के चलेगा। सप्तम में अच्छा, अष्टम में ठीक ठाक अच्छा, नवम में अच्छा, दसम में नीच का होगा तो थोड़ा बुरा हो जाएगा, एकादश में अच्छा, द्वादश में विपरीत राजयोग, छठे में भी विपरीत राजयोग देगा, अष्टम में भी देगा, 12वें भाव के स्वामी के रूप में। लेकिन भाग्य का भी फल देगा तो वही शुरुआती बाधा, फिर बाद में सफलता, अगर विपरीत राजयोग बृहस्पति बनाएगा तब। शुक्र लगन में अच्छा फल देगा, धन भाव का स्वामी जा रहा है ना। शुक्र तो मार्केश है, लेकिन बुरा तब होगा जब वो पीड़ित होगा। अब नॉर्मली शुक्र अगर यहां पर आके बैठ रहा तो कुछ गड़बड़ नहीं है। धन लगन में आया है, ये किसका होता, जीवन साथी का भाव कहाँ आ गया, आपके शरीर पे जीवन साथी आपके अधीन रहेगा, धन आपके अधीन रहेगा, आपकी वाणी आपके अधीन रहेगी, आपका कुटुंब आपके अधीन रहेगा, तो अच्छा है ना। शुक्र क्या है, सुंदरता है, लग्जरी है, फैशन है, तो आप बन ठन के भी रहेंगे, वो भी अच्छा है। द्वितीय भाव में शुक्र अच्छा फल देगा, स्वाग्रही हो गया, धन भाव का स्वामी धन भाव में। तृतीय भाव में अच्छा फल देगा, चौथे में अच्छा देगा, पांचवें में भी ठीक है, छठे में सत्यानाश करेगा। मेष लगन में शुक्र का फल सबसे ज्यादा खराब कहाँ होगा, छठे में। अब ये तो महासंकट लेके आ रहा है। एक तो धनेश आ गया छठे में, धन भाव का स्वामी होकर के, कर्जा की स्थिति, और पत्नी भाव का भी, जीवन साथी के भाव का भी स्वामी है, वो भी छठे में नीच का हो रहा है। स्त्रियों से सुख नहीं मिलेगा, दाम्पत्य में मधुरता नहीं रहेगी, आपके जीवन में प्रेम नाम की चीज नहीं रहेगी। नो वन लव्स यू, आपको कोई प्रेम नहीं करता है, प्रेम नहीं मिलेगा। लोग आपके किसी गुण विशेष के कारण आपसे जुड़े, आप सुंदर हैं तब लोग आपसे आकर्षित हो जाएं, पैसे वाले हैं आकर्षित हो जाएं, वैसा प्रेम मिलेगा। अब आपका शुक्र यहाँ है नीच का, और आप सोचे कि हम बड़े सुंदर हैं इसलिए हमको ये प्यार करते हैं, नहीं, कुछ है स्पेशल उसके स्वार्थ का, उसलिए वो आपसे जुड़ा है। तो शुक्र, ये मेष लगन में शुक्र सबसे ज्यादा बुरा हो रहा है छठे भाव में। सातवें में अच्छा हो जाएगा स्वाग्रही, आठवें में बहुत अच्छा नहीं है। एक तो शत्रु राशि, आठवां भाव धन भाव का स्वामी आठवें में, जीवन साथी के भाव का, छठे जैसा ही खराब होगा लेकिन थोड़ा कम। यहाँ पे नीच था, यहाँ शत्रु राशि, तो नीच से थोड़ा सा अच्छा होता है शत्रु राशि। नवम भाव में अच्छा फल देगा, काहे देगा, अरे भैया धन का स्वामी लक्ष्मी स्थान में आ रहा, गुरु की राशि कोई उसके लिए इतनी बड़ी शत्रु राशि नहीं होती है। एक चीज जानते हैं, बुरे लोग अच्छी चीजों को कर ले जाते हैं, लेकिन अच्छे लोग बुरी चीजों को नहीं कर पाते हैं। शुक्र क्या है, भोग विलास लग्जरी है, सिगरेट पिएगा, वो बढ़िया वाला महंगा पैक लगाएगा, और उससे बोल दीजिए 5 मिनट भजन कर लो, भजन भी कर लेगा 5 मिनट। बुरा वाला थोड़ा अच्छे गुण अपना लेता है, 5 मिनट में क्या है, 10 मिनट कर लेता है। लेकिन जो अच्छा वाला है उससे बोल दीजिए आओ सिगरेट पी ले, अब उसके लिए मुश्किल है, वो नहीं कर पाएगा।
तो शुक्र जो है गुरु के घर में, गुरु क्या है, धर्म है, आध्यात्म है, ज्ञान है, विवेक है। और शुक्र भोग विलास है, भोग विलास यहाँ आकर के नहीं गड़बड़ करेगा, कहेगा दोनों कर लेंगे, पिक्चर भी देख लेंगे, रामायण सीरियल भी देख लेंगे। लेकिन जो धार्मिक है एकदम, उसके लिए, जो एकदम शुद्ध सात्विक है, शाका, उसके लिए मीट खाना गड़बड़ है। मीट खाने वाला दाल चावल खा लेगा, लेकिन दाल चावल जो खाता मिटेरियन नहीं है, वो नहीं खा पाएगा। तो बृहस्पति शुक्र के घर में उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता है, क्योंकि वो तो शुद्ध गुरु है, पढ़ गया लग्जरी में। उसे तो देखना था रामायण, महाभारत, गीता पाठ करना था, बैठा है शुक्र के घर में, उसको गाना चला के मिल गया है, आज ब्लू है पानी पानी, और क्या बोलते हैं, दिन है सानी सानी, जो कुछ। तो यहाँ पर अच्छा फल देगा शुक्र, दशम में अच्छा, एकादश में अच्छा, द्वादश में मिला जुला। द्वादश भाव में उच्च का तो हो रहा है, राशि तो ठीक है, लेकिन भाव गड़बड़ है। धन का स्वामी कहाँ जा रहा, 12वें में, उच्च का है। धन तो आ रहा है, लेकिन टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अरे भाई, धनेश उच्च का है, किसी भी भाव का स्वामी उच्च का है तो चीजों को लेके आएगा, लेकिन बैठा कहाँ है, 12वें में, यानी व्यय में। लाएगा तो खूब, लेकिन चला भी जाएगा, धन नहीं टिकने दे रहा। शनि लगन में खराब फल देगा, सबसे ज्यादा खराब लगन में होगा, नीच का। द्वितीय में ठीक ठाक फल देगा, लाभेश और कर्मेश होकर के धन में है, मित्र भाव में है, तो द्वितीय में शनि ठीक देगा। तृतीय में तो शनि एक्सीलेंट देगा ही, उपचे भाव में क्रूर ग्रह। चौथे में शनि अच्छा नहीं देगा, क्यों, चंद्रमा के घर में आ रहा है, और लगन के लिए मित्र नहीं। चौथा भाव किसका होता है, व्यक्ति के हृदय का, मन का, और शनि कठोर है। मन का कठोर होना, चौथा भाव किसका है, परिवार का। तो परिवार के लिए मन कठोर होना चाहिए कि नरम होना चाहिए, तो इसीलिए चौथे में पारिवारिक जीवन के लिए गड़बड़ कर देगा। पंचम में शत्रु राशि में है, बहुत ठीक ठाक नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। सूर्य के घर में है, सूर्य कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन शनि को ये घर पसंद नहीं आता है। छठे में शनि बहुत अच्छा फल देगा, मित्र के घर में होगा, छठे भाव में भी अच्छा फल देता है, मारेगा आपके सारे शत्रु उत्रु खत्म कर देगा। छठे भाव में शनि हो, कोई आपको कुछ कहे, बनाए, बिगाड़े, आप कोई जवाब ना दीजिए। आपके हिस्से का बदला समय लेता है उस व्यक्ति से। जो व्यक्ति कभी आपकी पंचायत करने आता रहा होगा आपके बुरे समय में, कि तुमने ये गलत किया, ऐसा किया, बुरे समय बुरा था, आपको जलील किया, वक्त बदलने पर एक समय ऐसा आएगा जब आप उसकी पंचायत करने जाएंगे, उसके न्याय और अन्याय का हिसाब आप करेंगे। छठे का शनि हो तो काल स्वयं उस व्यक्ति का साथ देता है, शत्रुओं के मामले में, विरोधियों के मामले में। आप जो कुछ करते हैं वह कुछ ऐसा ही पड़ता है अपने आप, स्टेप आपके, कि उससे आपका हित ही हो। सातवें में उच्च का होगा, ठीक है। आठवें में शनि नहीं ठीक रहेगा, शत्रु राशि, अष्टम भाव। शनि के लिए बता दे रहा हूं, छठा ठीक है उसके लिए, शनि 8वें और 12वें में नहीं ठीक होता है। छठे में शनि ठीक होता है, हाँ, बीमार भी करता है। भाई, रोग का अभाव है छठे में, कारकत्व तो पीड़ित होगा थोड़ा। शनि हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म है, तो वो थोड़ा यहाँ पीड़ित होगा। यहाँ से 12वां देखेगा तो पैर में तकलीफ देगा, कमर में दिक्कत देगा, तो थोड़ा कारकत्व तो पीड़ित है, लेकिन उपलब्धियों के लिए अच्छा है। नवम में अच्छा देगा, दसम में अच्छा, एकादश में अच्छा, द्वादश में मिला जुला। मिला जुला इसलिए क्योंकि भाव तो गड़बड़ है, लेकिन गुरु की राशि में है, तो थोड़ा शुभ ग्रह की राशि का असर पड़ेगा। जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि का असर पड़ता है साथ का, वैसे शुभ ग्रह की राशि में होने का भी असर पड़ जाता है। राहु को ले लीजिए, लगन में खराब, जहां जहां वह अपने मित्र की राशि में रहेगा वहां अच्छा फल देगा। द्वितीय में बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे, धन भाव में, क्योंकि लगन का मित्र है नहीं, लेकिन लगन में ज्यादा खराब है। द्वितीय में क्या है, काम चलाऊ है। तृतीय में बहुत अच्छा,
राहु सबसे अच्छा फल देता है 3, 6, 10, 11 में। राहु और केतु का नियम इसी वक्त लिख लीजिए, कोई भी लगन हो। 3, 6, 10, 11 में हर लगन में अच्छा फल देगा। 3, 6, 10, 11 में कोई भी लगन हो अच्छा फल देगा। दूसरा सिद्धांत, जब अन्य किसी भाव में हो तब अच्छा फल देगा, जब वह लगन का मित्र हो। चौथे का राहु भी अच्छा हो सकता है, बशर्ते वह लगन का मित्र हो। नवम का भी हो सकता है, लगन का मित्र हो। अन्यथा 3, 6, 10, 11 में तो हमेशा अच्छा फल करेगा। तो मेष लगन में हमने आपको मोटे तौर पे सभी ग्रहों को बताया, कारक मारक बता दिया। कौन सा ग्रह किस भाव में सबसे ज्यादा खराब होगा ये ध्यान देना है। ग्रह जब खराब होगा तो दो चीजों पे बुरा असर आएगा। उस ग्रह का कारकत्व क्या है ये देखना है, वो पीड़ित होगा। और ग्रह जिन भावों का स्वामी है। अब जैसे इसी लगन में चंद्रमा अष्टम में है। राहु केतु 3, 6, 10, 11 में हमेशा अच्छे होंगे हर लगन में। उपचय भाव में हमेशा अच्छे होंगे। अन्य भाव में राहु केतु का अच्छा बुरा देखने के लिए हमें लगन से उसकी मैत्री देख लेनी है। द्वितीय भाव में अच्छा दे सकता है कि नहीं, लगन का मित्र है कि नहीं ये देखिए। पांचवें में अच्छा देगा कि नहीं, लगन का मित्र है कि नहीं ये देखिए। अष्टम में बुरा ही होता है, लेकिन कम बुरा रहेगा जब वह लगन का मित्र रहेगा। राहु तीन जगह पे सबसे खराब होता है, द्वितीय, अष्टम, द्वादश। इन तीन घरों में खराब ही रहेगा। केतु भी इन तीन घरों में खराब ही रहेगा। लिखिए, राहु केतु 2, 8, 12 इनमें खराब फल देंगे। बस अंतर इतना है, अगर लगन के मित्र हैं तो कम खराब है, काम चलाऊ है, बहुत परेशानी नहीं। लेकिन अगर लगन के मित्र नहीं है तो 2, 8, 12 में राहु केतु गर्म तावे पे पानी छिड़कते रहते हैं जिंदगी में। वही छनमनाहट बनाए रखते हैं। ग्रह जब बुरा होगा, हर लगन में हर ग्रह कहीं ना कहीं एक भाव में बहुत खराब होता है। जैसे मेष में चंद्रमा चौथे का स्वामी होके आठवें गया तो नीच का। अब चंद्रमा का कारकत्व तो बिगड़ेगा। चंद्रमा से मन, मस्तिष्क, विचार, मन की प्रसन्नता ये सब बिगड़ जाएगा। और चौथे भाव से भूमि भवन वाहन देखते हैं, उसका भी सुख बिगड़ जाएगा। आठवें में मित्र की राशि में से नहीं मतलब है, लगन का मित्र है कि नहीं ये देखना जरूरी है। लगन का मित्र होगा तब मित्र की राशि में है, तब गनीमत है। ग्रह जो है राहु केतु के लिए हमेशा ये देखना जरूरी है कि वे लगन के मित्र हैं कि नहीं है। यानी बुध शुक्र शनि की लगन में ये ज्यादातर शुभ ज्यादा देते हैं, अन्यथा अन्य लगन को सिर्फ भूज देते हैं। किस भाव में, 2, 8, 12 में। चलिए, कल पढ़ेंगे वृषभ लगन। जाइए, समय ज्यादा हो रहा, धन्यवाद।